नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल नेगी है और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पीपैप। पीपैप 5 कोर टूल में से एक टूल होता है और जो हमारे 5 कोर टूल्स हैं वो एपीक्यूपी उसमें आता है, पीपैप आता है, उसके अंदर एमएसए आता है, एसपीसी आता है और एफएमई आता है। ये 5 कोर टूल्स हैं और उसमें से एक कोर टूल हमारा जैसे मैंने बताया आपको पीपैप भी है। तो पीपैप करने का मकसद क्या है, पीपैप करते क्यों हैं हम किसी भी पार्ट के लिए, और पीपैप के जब करते हैं तो इसमें क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, और इसके आउटपुट क्या क्या निकलते हैं। आज हम वो सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं पीपैप का फुल फॉर्म होता है पार्ट प्रोडक्शन अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस जो होता है वो हम इसलिए करते हैं कि कोई पार्ट हम बनाने जा रहे हैं या किसी कस्टमर से हमको कोई पार्ट का ऑर्डर मिला है, तो हम कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इस पार्ट को बनाने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं है, जो भी हमारे पास इस पार्ट को बनाने के लिए मशीनरीज है कि नहीं है, जो इक्विपमेंट मेजरिंग इक्विपमेंट है वो है कि नहीं है, उनका प्रॉपर एक स्टडीज़ जो रहता है वो सब चीज़ें पीपैप डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करना पड़ता है हमें। सो पीपैप डॉक्यूमेंट जो रहता है इसकी हिस्ट्री हम देख लेते हैं पहले कि ये पीपैप मतलब डेवलप कहाँ से हुआ। ठीक है, जो पीपैप को इनिशिएट डेवलप किया था वो किया था AIAG ने, ये हमारा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप है, उसने डेवलप किया था इसको 1993 में, 1993 में इसको उसने डेवलप किया था। और इसको जब डेवलप किया था तो उसने इनपुट लिए थे वो थ्री बिग से लिए। 3 बिग में हमारे कौन कौन आता है, फोर्ड आता है, कैसलर आता है और GM मोटर आता है। तो वहाँ से इन्होंने इनके इनपुट लिए थे इसमें, और इनपुट लेके फिर इसको डेवलप किया था। फिर अभी इसका करंटली जो चल रहा है 4th एडिशन चल रहा है। 4th एडिशन वो 2006 1 जून 2006 में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करे थे, एडिशन किया था, और जो अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसको सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ किया था, लेकिन जैसे जैसे अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, आउटपुट अच्छे मिलने लगे, तो सब अदर इंडस्ट्री भी इसको अडॉप्ट करने लगी, वो भी अपने अपने प्रोडक्ट अपने अपने जो इंडस्ट्रियाँ हैं या उसमें इसको लेने लगे। लेकिन अगर पीपैप जो हम करते हैं वो करने का कारण क्या है, वाई, क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम ये जान लेते हैं कि मतलब जो भी कस्टमर ने या कस्टमर जो भी हमको प्रोडक्ट दिया है वो हम बना पाएंगे नहीं पाएंगे, अंडरस्टूड हो पाते हैं कि पहले कई बार क्या होता है हमने कोई प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए, बना नहीं पा रहे हैं, सम रीजंस रहते हैं, हमारे पास मशीनरीज नहीं है, डाइस नहीं है, या मैन पावर्स नहीं है, या जो चेकिंग इक्विपमेंट्स है कुछ हमारे पास कभी कई बार होता है कि हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं रहते हैं, कुछ उसमें टेस्टिंग करना है, कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना है, हमारे पास टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं रहते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें हम अंडरस्टूड करते हैं। ठीक है, और थर्ड और इसमें सेकेंड थिंग ये होती है कि जब हम भी कोई पीपैप करते हैं तो उसकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। पता चले कि उसने हमको, कस्टमर ने हमें बोला है कि आपको इतने टॉलरेंस के अंदर ये पार्ट बना रहा है, और उतने टॉलरेंस मतलब बनाने के हमारे पास मशीनरीज नहीं है, जैसे सपोज हमारे पास CNC नहीं है, VMC नहीं है, डाइज नहीं है वैसी, तो प्रॉपर हम रिक्वायरमेंट समझ पाते हैं जब इसको हम करते हैं। तो सो इसकी जो पीपैप रहता है इसके जो मेनली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है सिग्निफिकेंट प्रोसेस रन। सिग्निफिकेंट प्रोसेस रन क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको बना रहे हैं, लेकिन अभी हम अजम्पशन करें, उसको अजम्पशन नहीं करना, हमको उसको एक रन करके देखना है। रन करके देखना है इन द सेंस कि उस प्रोडक्ट का जो हमको प्रोडक्ट फ्यूचर में बनाना है या डेवलप करना है, या कस्टमर से जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है, ऐसा नहीं कि उसको फिर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही फिल करके दे दिया, नहीं, उसको हमको उस प्रोडक्ट को 1 to 8 आवर्स तक उस शिफ्ट में कंटिन्यू रन कराना पड़ेगा। रन कराने के साथ में उसी मशीन से, जिस मशीन से हमको उसको प्रोडक्शन करना है वो, या उसी इन्वायरमेंट में हमको उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि हमें कोई प्रोडक्शन करना है तो हम उसको मतलब अप्रूवल करने के लिए कुछ अच्छे मतलब काफ़ी अच्छे ढंग से हम उसको कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, या कुछ कम टाइम पीरियड में हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं। बाकी ऐसा नहीं करना है, जिस जिस टाइम पीरियड में हमको मतलब जो टाइम लग रहा है वो एक्चुअल वही शो करना है वहाँ पर हमें, और उसी मशीन से परफॉर्म करना है, उसी इन्वायरमेंट पर परफॉर्म करना है। तब जाके ये होता है कि हम उस टाइम जो हम कस्टमर को कम्युनिकेट कर रहे हैं उतने प्रोडक्ट देने के लिए, वो हम एक्चुअली परफॉर्म कर दे पाते हैं कस्टमर को। तो मेनली जो हमारा पीपैप रहता है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो कुछ तो क्या बोले उसमें 19 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। जो 19 डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो 19 डॉक्यूमेंट, जो पहला डॉक्यूमेंट आता है हमारा डिज़ाइन रिकॉर्ड। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ आपको, फिर मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो फर्स्ट हमारा डिज़ाइन रिकॉर्ड हो गया, इंजीनियरिंग चेंजेस हो गए हमारे उसमें, कस्टमर इंजीनियरिंग चेंजेस अप्रूवल्स हो गए, उसके बाद डिज़ाइन FME हो गया, प्रोसेस फ्लो डायग्राम हो गया हमारा, और प्रोसेस FME हो गया, कंट्रोल प्लान हो गया, मेजरिंग सिस्टम एनालिसिस MSA जो रहता है वो हो गया, डायमेंशनल रिजल्ट हो गए हमारे, मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिकॉर्ड हो गए हमारे, उसके बाद इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़ हो गई हमारी, और सैंपल प्रोडक्ट हो गए, मास्टर सैंपल्स हो गए, APPs हो गए हमारे उसमें, उसके बाद चेकिंग एड्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, पार्ट सबमिशन वारंट हो गया, और बल्क मटेरियल, वो सब चीज़ें उसमें आ गई। वो 19 डॉक्यूमेंट्स आते हैं इसमें। तो ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट जो देते हैं वो देखते हैं इसमें। पहला डॉक्यूमेंट हमारा कौन सा है, तो मास्टर सैंपल। जो मास्टर सैंपल क्या होता है, देखो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई कस्टमर हमको कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो सबसे पहले हम उसका एक सैंपल बनाएंगे, कि सैंपल बना लेंगे और उसको उसको हम कस्टमर से अप्रूव करा लेंगे, सर हम ये आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं और ये ऐसा प्रोडक्ट होगा। फिर कस्टमर उस पर उसका कमिटमेंट करता है कि हाँ इट इज़ ओके, वी आर एक्सेप्टिंग दिस प्रोडक्ट, तो वो उस पर उसका सिग्नेचर कर देता है, डेट मेंशन कर देता है, और वो क्वालिटी पर्सन हो गया मैं और प्रोडक्शन पर्सन, ये सब 3-4 लोग उसमें हेड जो है उसको अप्रूवल करते हैं। देन वो हमारा मास्टर सैंपल होता है, फिजिकली मास्टर सैंपल्स हो जाता है वो हमारा। और एक होता है एनालिटिकल सैंपल रिकॉर्ड, जो चेंज होते रहते हैं, मतलब वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, या कुछ हमारे फिंगरप्रिंट्स हो गए, थंब प्रिंट्स हो गए, ये चेंजेस होते रहते हैं, तो उसका एक अलग सैंपल रिकॉर्ड होता है। बट मेनली जो हम इंडस्ट्री में रहता है वो फिजिकली सैंपल, जो मास्टर सैंपल रहता है वही रहता है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी सैंपल हमको बना के कस्टमर से अप्रूवल लेना है कि सर ये प्रोडक्ट है और ये ऐसा बन के आपके पास आएगा, देन कस्टमर उसको अप्रूव करता है। अगर कस्टमर को लगता है कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, देन वो अपने कमिटमेंट कर देता है कि ये अभी रिजेक्ट है, आप इसमें ये चेंजेस करो, ये डायमेंशन इधर वेरिएशन है, या जो भी है वो सब चीज़ें उसमें वो आपको मेंशन करके देता है। ठीक है, सेकंड थिंग आती है हमारी डिज़ाइन रिकॉर्ड। डिज़ाइन रिकॉर्ड जो रहता है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, जो भी डिज़ाइन रिकॉर्ड रहता है, जैसे कि ECN चेंज हुआ हमारा, पास्ट कुछ डिज़ाइन और था, अभी कुछ डिज़ाइन और है, तो सारे हमको जो डिज़ाइन है वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एक देखो इंजीनियरिंग चेंजेस अप्रूवल, जैसे कोई पार्ट बन रहा है, पार्ट बना, उसमें पार्ट बना, पहले डिज़ाइन हमारे पास आई, डिज़ाइन से हमने वो पार्ट बना के दिया, सपोज़ कुछ टाइम के बाद उसमें फिटमेंट कुछ इशू आने लगा, जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम जो पार्ट बना उसमें फिटमेंट कुछ इशू आने लगा, मतलब ड्राइंग में प्रॉब्लम थी या ड्राइंग में कुछ चेंजेस करने रह गए, तो फिर क्या होता है कि वो डिज़ाइनर क्या करता है, उस डिज़ाइन को चेंज करता है उस टाइम पे, तो उसके लिए हमको एक इंजीनियरिंग अप्रूवल लगता है, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग अप्रूवल व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायर्ड रहता है हमारे को। फिर एक डिज़ाइन FME होता है। डिज़ाइन FME क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका पूरा एक सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करते हैं उसको, देन उसको रन करा के देखते हैं सॉफ्टवेयर पे कि अगर इस प्रोडक्ट को हम लगा रहे हैं तो उसमें कहाँ कहाँ पे हर्डल्स आ सकते हैं, फिटमेंट में कोई इशू तो नहीं आएगा, होल्स प्रॉपर जो भी उसमें होल हैं, स्लॉट हैं, प्रॉपर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो उस पर पूरा सॉफ्टवेयर पर उसको एनालिसिस करते हैं। तो डिज़ाइन DFME का फुल फॉर्म क्या था, डिज़ाइन फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, मतलब अगर कोई फेलियर हो गया उस पर तो उसके लिए क्या एक्शन लेना है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। उसके बाद हमारा आ गया प्रोसेस फ्लो मेनली वो होता है कि जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, तो मे भी प्रोडक्ट एक मशीन से भी 100 मतलब ओके हो सकता है, या 10 मशीन से पास होके भी ओके हो, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है। फाइनल प्रोडक्ट एक सिंगल ऑपरेशन में फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है, और एक 10 मशीन या 10 प्रोसेस के बाद भी एक फाइनल प्रोडक्ट हमारा डेवलप हो सकता है। तो जो प्रोसेस रहेगी उसका प्रोसेस फ्लो हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन किस तरीके से करना पड़ेगा, अगर हमारा सबसे फर्स्ट रॉ मटेरियल आया, उसके बाद उसकी कटिंग हुई, शेयरिंग, एक शीट मेटल का एग्जांपल लेता हूँ, कुछ शीटें हैं हमारे पास, वो हमारा एक रॉ मटेरियल हो गया। अब फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, एक बाउल है, बाउल हमको बनाना है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा शीटें आई, शीट हमारा रॉ मटेरियल हो गया, फर्स्ट ऑपरेशन हमने उस पर किया, शेयरिंग किया, फिर पार्टिंग किया, फिर कोइनिंग किया, और फिर करके ड्रॉपिंग किया, फिर ट्रिमिंग किया। तो ये सारे उसमें ऑपरेशंस हो रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो उसके हमको एक प्रोसेस फ्लो बनाना पड़ेगा। प्रोसेस फ्लो बोलते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका एक जो भी फ्लो, जिस फ्लो में जा रहा है मटेरियल, फर्स्ट टू एंड ऑफ द प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, जो उसका फ्लो हो रहा है उसको हमको एक
सॉफ्ट ना डॉक्यूमेंटली उसको प्रेजेंट करना पड़ता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है इस तरीके से यहाँ तक जा रहा है। इसका एक प्रोसेस FMEA भी होता है, प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस का भी हमारा कोई अगर प्रोसेस में कुछ फेलियर हो रहा है या हो नहीं पा रहा है वो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो कुछ एक्शंस लेते हैं। एक्शंस उसके अंदर सब चीज़ें आती हैं। डायमेंशनल रिजल्ट जो रहते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट हमने बनाया उसका डायमेंशन हम चेक करते हैं, कोई डायमेंशनल वेरिएशंस आ रहे हैं उसके अंदर, तो वो किस तरीके से हम उसको दूर कर सकते हैं या डाइस में क्या चेंजेस कर सकते हैं, डायमेंशन एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो टॉलरेंस के अगर बाहर हमारा कुछ डायमेंशन जा रही है तो उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें वो रिकॉर्ड भी हमको मेंटेन करना पड़ता है कि ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं, ये टॉलरेंस है उसकी, और इतना इतना हमको मिटिगेट हुआ है, तो हमारा एक डायमेंशनल रिकॉर्ड का पूरा एक फॉर्मेट बन जाता है वो। थर्ड थिंग आती है मटेरियल टेस्ट। मटेरियल टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी हमने अगर शीट मेटल हमारे पास आया, शीट आई, तो शीट का हमको एक तो जो जहाँ से हमारे पास मटेरियल आ रहा है, जो वेंडर है या जहाँ से हमारे पास मटेरियल शिपमेंट होके आ रहा है, वो हमको एक मटेरियल सर्टिफिकेट साथ में मटेरियल के साथ में देता है। लेकिन देन सेकेंड हम उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम उसी मटेरियल का टेस्ट लेबोरेटरी से अपने हमारे आउटसोर्स जो रहते हैं वहाँ से उसका टेस्ट कराएंगे। देन दोनों को मैच करके देखेंगे कि हाँ जो हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो भी मटेरियल है वो मटेरियल के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है सब उसके अंदर मैच कर रहे हैं। ये हमारा मटेरियल टेस्ट रहेगा, और इसी को हमको जो ये मटेरियल टेस्ट रिकॉर्ड रहता है, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट रहता है, ये हमको कस्टमर को देना पड़ता है। थर्ड, और उसके बाद आता है हमारा जो CP/CP के ये आता है, CP/CP के हमको मेंटेन करना पड़ता है किसी भी प्रोसेस के लिए। तो अभी आज का हमारे CP/CP के टॉपिक नहीं है, बाकी इसमें डॉक्यूमेंट्स रहता है, इसका एक अलग ही मतलब लर्निंग एक वीडियो और बनाऊंगा मैं CP/CP के का, उसमें हम समझ पाएंगे कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए CP/CP के वैल्यू कितना आना चाहिए। एक इंडेक्स रहता है इसमें कि 1.67 रहे तो अच्छा रहता है, और 1.67 से 1.33 रहे तो ठीक रहता है। 1.67 से अबाव रहे तो काफ़ी अच्छा, और 1.33 से नीचे रहे तो उसको हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते हैं उसका। उसके बाद MSA आता है। एक MSA भी एक डॉक्यूमेंट मैंने बताया था आपको, 19 डॉक्यूमेंट्स एक डॉक्यूमेंट MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस जो रहता है, इसमें हम गेज एंड आर करते हैं, बाइस निकालते हैं, हमारे लिनियरिटी निकालते हैं, स्टेबिलिटी की स्टडीज़ करते हैं, ताकि इसमें पता चल पाए हमको कि हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जो टॉलरेंस के अंदर मतलब वर्क कर रहे हैं, या जो भी हम मेज़र कर रहे हैं वो हमको रीडिंग एक्यूरेट आ रही है, मतलब रिलायबल रीडिंग आ रही है। और इसमें हम क्या करते हैं उसके बाद फिर क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, हम एक तो MSA कर सकते हैं, उसके बाद जो अगर MSA करके अगर हम कोई भी जितने भी इक्विपमेंट हमारे पास यूज़ हो रहे हैं उसका हमको लिस्ट कस्टमर को सेंड करना पड़ता है कि हमारे पास मेजरिंग सिस्टम में इतने इतने ये इक्विपमेंट है, वर्नियर हुआ, माइक्रोमीटर हुआ, या जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, मशीनरीज हुई, हार्डनेस टेस्टर, जो भी मशीनरी जो हमारे पास हैं उसका हम प्रॉपर कस्टमर को उसका लिस्ट बना के देते हैं। देन उसका हमको कैलिब्रेशन भी मेंटेन करना पड़ता है। कैलिब्रेशन मतलब अगर 1 ईयर का कैलिब्रेशन 1 ईयर का है तो 1 ईयर के बाद उसको वापस से हमको कैलिब्रेशन के लिए भेजना पड़ेगा। सेम चीज़ हर इंस्ट्रूमेंट के लिए होगा। फिर हमारा आता है कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान भी हमको कंट्रोल प्लान मेनली 3 तरीके के होते हैं। एक प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान आता है, एक प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान आता है, और एक कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। तो जो भी हम कंट्रोल प्लान जो बनाएंगे प्रोडक्शन के लिए, उसमें सारी चीज़ें आएगी कि जो भी हमारे प्रोसेस जो भी जिस तरीके से प्रोसेस पूरी आएगी, उसके बाद उसके जो डायमेंशंस हैं वो आएंगे, टॉलरेंसेस आएगी उसकी जो भी टॉलरेंस है, उसके बाद जो मेजरिंग इक्विपमेंट है वो उसकी लिस्ट आएगी, उसके अंदर मशीन के स्पेसिफिकेशन आएंगे, उसके बाद फिर जो एरर आ रही है उसके अंदर वो आएंगे, मतलब जो भी एरर्स आ रही है, मतलब जैसे हमने कोई डायमेंशन कट करी और डायमेंशन ज़्यादा कट गई तो उसके लिए क्या एक्शन लेना है, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसके रिमार्क, सारी चीज़ें कंट्रोल प्लान में मेंशन होता है। तो हमको कंट्रोल प्लान भी कस्टमर को देना पड़ता है। एक होता है हमारा PSW, पार्ट सबमिशन वारंट। पार्ट सबमिशन वारंट जो रहता है इसमें हमको ये कस्टमर को देना पड़ता है, ये भी सबमिट करना पड़ता है उसके साथ में, PPAP डॉक्यूमेंट के साथ में। और APP रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है कि जैसे हमारे
जो अपेयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट जो रहती है कि जो हमारे पार्ट है वो नेकेड आई से देख सकते हैं हम, मतलब डायरेक्टली विजुअल कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी है, गाड़ी का जो बाहर का जो डोर है, डोर पे जो शीट लगती है वो नेकेड आई से AR जो अप्रूवल रिपोर्ट है वो हमको उसके साथ में मेंशन करनी पड़ती है। कोई भी ऐसा पार्ट है जो कस्टमर डायरेक्टली देख सकता है उसको हम AR रिपोर्ट बोलते हैं, उसको AR पार्ट बोलते हैं। उसके लिए हमको एक रिपोर्ट अलग से बना के देनी पड़ती है। तो ये सैम्पल प्रोडक्शन पार्ट जो एक सैम्पल भी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है पार्ट के साथ में। जब हम पार्ट को देते हैं, पार्ट को सबमिट, पार्ट का मतलब जब PPAP सबमिट करते हैं उसके बाद में साथ में हमको एक सैम्पल भी कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ता है कि ये हमारा सैम्पल है और ये हमारा इसके डायमेंशंस रिपोर्ट है, ये इसका प्रोसेस फ्लो है, इस प्रोसेस से ये बना हुआ था, ये हमारे पर इक्विपमेंट, ये इनके कैलिब्रेशन से, ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। मास्टर सैंपल्स तो मैंने आपको बता ही दिया। चेकिंग एड्स वही है कि अगर हमारे पास कौन कौन से फिक्सचर्स हैं चेकिंग के लिए हमारे पास क्या क्या गेजेस हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती है। और हमको ये भी कस्टमर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इस पार्ट को बनाने के लिए हमारे पास ये चेकिंग फिक्सचर है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इस टॉलरेंस तक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ताकि कस्टमर को मतलब ये लगे कि हाँ आप हमारे पार्ट जो बनाएंगे उसमें आप एरर नहीं करेंगे। और कुछ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको हमारा जो प्रोडक्ट है वो हैंडलिंग इस तरीके से करना है, हमको जो पैकिंग स्टैंडर्ड है बिन में चाहिए और रैपिंग करके चाहिए। कुछ भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, वो उसको भी हमको फुलफिल करना पड़ता है। तो ये तो हमारे सारे हो गए PPAP के सारे डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब मेनली आते हैं कि जब हमने कस्टमर को PPAP दिया, सबमिट किया, तो उसके आउटपुट क्या आएंगे। आउटपुट मेनली हमारे क्या आते हैं कि तीन तरीके के आउटपुट आते हैं। फर्स्ट आता है कि फुल्ली अप्रूवल, नहीं आप कस्टमर बोलेगा कि ठीक है हम आपने जो भी प्रोसेस बताई है और या जो भी सैंपल दिया है हम उससे सेटिस्फाई है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन। सो मे बी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है कि फर्स्ट टाइम अगर पार्ट PPAP हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो एक प्रोडक्शन हम अपना कंटिन्यूसली रन करते हैं। सेकेंड आता है इनिशियली अप्रूवल। कस्टमर बोलता है कि चलो अभी तो ठीक है, अभी तो आप प्रोडक्शन कर सकते हो, बाकी इसमें कुछ चेंजेस हैं, साथ में प्रोडक्शन के साथ में आप ये भी चेंजेस कीजिए, तो हमको वो चेंजेस करने पड़ते हैं। थर्ड थिंग आती है रिजेक्ट। कस्टमर कुछ भी सेटिस्फाई नहीं, आपके ना तो प्रोडक्ट सेटिस्फाई है ना डॉक्यूमेंट सेटिस्फाई है, वो बोलेगा कि अभी आपको वापस से आप PPAP इसका रिजनरेट किए और वापस से ये चीज़ें इसमें सुधार कीजिए, देन उसके बाद ही हम आपका ये PPAP सब में मतलब एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये तो हो गया PPAP की जो स्टेटस है, किस तरीके से अपने को रिएक्ट करता है कस्टमर। और एक चाहता है हमारा रिकॉर्ड ऑफ रिएक्शंस, जो IATF है, अभी उसके नॉर्म्स आए हैं कि जो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो जिस डेट से आपने बनाना शुरू किया है और जब तक का वो चल रहा है तब तक का आपको इसका PPAP बना डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो वो आपको NC नॉन कन्फर्मिटी में काउंट होगा। सो मेनली अगर हमारा प्रोडक्ट 2010 से बनना चालू हो और 2015 तक बना, 2010 से बनना चालू हुआ 2015 तक बना, तो तुमको 2016 तक उसके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम उसको हटा सकते हैं, बाकी 1 साल और तक हमको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सो अभी जो मेनली जो कंक्लूज़न पे आते हैं इस पे PPAP के, तो PPAP का जो मेनली ये फंडा यही है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हमको कस्टमर को ये महसूस कराना है कि हम आपके प्रोडक्ट को जो बना रहे हैं वो पूरे तरीके से मतलब एरर प्रूफिंग बनाएंगे हम। इसके हमारे पास ये फिक्चर्स हैं और हम जो ये डॉक्यूमेंट्स आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम इस तरीके से मीट कर सकते हैं, ये हमारे पास मशीनरीज़ हैं, ये हमारा प्रोसेस फ्लो है और इस तरीके से हम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर सकते हैं। तो कस्टमर अगर सेटिस्फाई होता है इसमें तो वो आपका PPAP एक्सेप्ट कर ही लेता है, और अगर सेटिस्फाई नहीं रहता तो आपको उसके जो व्यूज़ रहता है वो देता है कि आपका इस चीज़ में एरर है, आप इसको सुधारिए। तो मैंने आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा कि PPAP करना क्यों ज़रूरी है और PPAP होता क्या है और PPAP के डॉक्यूमेंटेशन क्या रहते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।